चलिए सभी को गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है बाबू लोग? अभी आप लोग का केमिस्ट्री क्लास होने वाला था, लेकिन सडनली जो है सर से बात नहीं हो पाई, तो फिर मैथ क्लास हो रही है। ठीक है, और आज हम लोग न्यू टॉपिक शुरू करेंगे क्षेत्रमिति का, मेंसुरेशन का। आज हम लोग एक शानदार टॉपिक शुरू करने वाले हैं, और जो आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 12वां चैप्टर है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ट्रिग्नोमेट्री करवाएंगे, चिंता नहीं करना है। आपको पहले बता चुके हैं कि आपका दो जो मेन टॉपिक है, ध्यान देंगे सारे लोग, ध्यान देंगे। आपका दो मेन टॉपिक, एक आपका बचता है ज्योमेट्री, एक आपका बचता है, ध्यान देंगे सारे लोग, ध्यान देंगे, एक वाला पार्ट बाबू लोग आपका बचता है जियोमेट्री, और एक पार्ट आपका बचता है ट्रिगोनोमेट्री। अब ध्यान देंगे, ज्योमेट्री से आपका 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, और त्रिकोणमिति से 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कुल मिला के जब बात करें तो आपके एग्जाम में 40 मार्क के प्रश्न इस दो चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, 40 मार्क के प्रश्न, 40 मार्क के प्रश्न इस नहीं पहचान में आ रहे हैं सर, ऐसा क्या चेंजिंग आ गया जो आपको पहचान में नहीं आ रहे हैं? ठीक है, तो अब आप लोग खूब मस्ती कर लिए, छठ भी बीत गया, दीपावली बीत गया, अब समय है स्पेशल पर्व त्योहार का। वो पर्व त्योहार हो गया आपका बोर्ड एग्जाम। अब आपको कहीं स्टॉप लेना है, तो वो स्टॉप कब लेना है? आपके एग्जामिनेशन के बाद। यानी आपका एग्जाम फरवरी लास्ट में या फिर मार्च में अगर आपका एग्जाम कंप्लीट होता है, उसके बाद ही आप लोग कहीं भी जाएंगे, कोई पार्टी करेंगे। उनसे पहले 3 महीना कंसंट्रेट होकर सारे लोगों को पढ़ना है। 3 महीना आपके पास सफिशिएंट टाइम है, और हम लोग अच्छे से सिलेबस को खत्म कर रहे होंगे इस 3 महीने में, उनसे पहले। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद। तो ध्यान देंगे, ये जो आपका ज्यामिति है, ज्यामिति में कुल मिलाकर के जब चैप्टर की बात करें तो आपका चैप्टर एक आपका होता है त्रिभुज, एक आपका होता है वृत्त, और एक आपका होता है रचनाएं। 3 टॉपिक यहां से आपका पढ़ने के लिए मिलेगा। ज्यामिति में कुल मिलाकर के 3 टॉपिक आपको पढ़ना है, जो आपके एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है, चैप्टर 10 है, और चैप्टर 11 है। एक आपका बचता है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें चैप्टर 8 और चैप्टर 9। चैप्टर 8 में आपका दिया हुआ है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर 9 में है, और त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति जो है वो आपको दिया हुआ है किसमें? वो आपको दिया हुआ है, यानी इस दोनों मिलाकर के 40 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है। क्या कारण है कि 40 मार्क के पूछने के बाद भी इस टॉपिक को हम इग्नोर कर रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा। ऐसा तो नहीं है कि 40 मार्क को छोड़ देंगे वैसे ही, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इसको, तो और धुआं उड़ा के पढ़ेंगे लास्ट टाइम में। लास्ट टाइम पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे चीजों को गर्दा उड़ा देते हैं, बाद में हम लोग बड़े को पकड़ेंगे, और आसानी से इस तरीके से दिमाग में सेट कर लेंगे कि एग्जाम के समय तक आपके दिमाग से टॉपिक निकलेगा ही नहीं निकलेगा। ठीक है, नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलिए, ऐसा क्या है, आज आप विवेक सर नहीं लग रहे हैं। चलिए, धन्यवाद आशीष। चलिए, हम भी बहुत बढ़िया है, शुरू करते हैं बाबू। आज जो आपका टॉपिक होगा, आज जो आपका टॉपिक होगा वो टॉपिक आपका हो जाएगा, ध्यान देंगे सारे लोग। चलिए, सारे लोग नोट करेंगे, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से संबंधित, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, यानी इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सारे लोग ध्यान देंगे, एक ब्रीज चैप्टर आपका होता है ज्यामिति से, एक जो आपका ब्रीज चैप्टर होता है वो आपका होता है ज्यामिति से, और एक जो आपका ये चैप्टर है वो आपका है क्षेत्रमिति से। क्षेत्रमिति से कुल मिलाकर के आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, एक का नाम है ब्रीज से संबंधित क्षेत्रफल, और एक का नाम है घनौव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन, घनौव, बेलन हो गया, शंकु हो गया, छिन्नक हो गया, इसमें आपका गोला हो गया, अर्धगोला हो गया। यानी कुल मिलाकर के आपके एग्जाम में 2 टॉपिक मिलाकर के पूछ जाते हैं 10 मार्क के, 10 मार्क। ये अकेला 10 मार्क नहीं है, ये अकेला 10 मार्क नहीं है, इसका जो है आपके एनसीईआरटी का चैप्टर ये 12वां है, और चैप्टर 13वां आपका होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, वो हम लोग देखेंगे आगे इसके जस्ट बाद।
चलिए पहले हम लोग बेसिक एक बार देख लेते हैं, सारे लोग बेसिक को पहले अच्छे से लिख लेंगे। पहले हम लोग देखते हैं बाबू कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वृत्त क्या होता है, वृत्त क्या होता है, त्रिभुज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी आयत क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, वर्ग क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, फुल्ली हम लोग बाबू बेसिक से जा रहे हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक को उसके लिए आसान होगा, और जो लोग पढ़ लिए होंगे उसको तो और मजा आएगा, क्योंकि आपको यहाँ सिखाएंगे। इसमें बाबू यह एक ऐसा टॉपिक है, सभी को गुड इवनिंग बाबू, यह एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक में मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, गुना भागा में गलत करते हैं। अगर हम सही हैं तो आप लोग बोलिए, सही बोल लेना। मैक्सिमम बच्चे बाबू क्या करते हैं, गुना भागा में गलत करते हैं। उसको पता ही नहीं चलता कि कब मल्टीप्लाई करना है, कब डिवाइड करना है। इतना बराबर आपको नंबर पॉइंट में आ जाएगा, आपको हम बताएंगे, आपको इतना आसान लगेगा, और आपको हम समझाएंगे कि आपको गुना और भागा से कहां कहां बचना है, गुना और भागा से कहां कहां बचना है। चलिए पहले हम लोग शुरू करते हैं आयत। पहले हम लोग आगे लिखेंगे कि महत्वपूर्ण बिंदु देकर के डैश देंगे, फिर लिखेंगे आयत। नंबर 1 बाबू लिखेंगे आयत। आप आयत जानते होंगे, आयत क्या होता है, आमने सामने की जब भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण अगर आपका 90 डिग्री का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको आयत बोलते हैं। सारे लोग एक बार, अब किसी को दिमाग में आ रहा होगा, सर आपका दिमाग उमाग तो नहीं खराब हो गया, आप ऊपर में चैप्टर लिखे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, और आप पढ़ा रहे हैं आयत। अरे मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है। जब आप प्रश्नों को देखेंगे वहां क्या कर देगा, वहां बाबू क्या करेगा, एक आयत या एक वर्ग दे देगा और यहाँ पे 4 ठो सर्कल दे देगा और कहेगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल दिखाओ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो कोई बात नहीं है प्रिंस बाबू, अगर आपके यहाँ का सेंटर ऑफ एग्जाम भी है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जितना जानते उतना करके आइए। सेंटर ऑफ एग्जाम इस बात की गारंटी नहीं देता है कि आपका फाइनल में कितना आ रहा है। आप ये मान के चलिए कि मेरा आज सेंटर पे अगर मेरा कुछ भी आ जाए, फाइनल में हमको 100 में 100 लाना है। बस आपको दिमाग में ये रखना है, 100 में 100 लाना है। चलिए इसको अब हम लोग देखते हैं। आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं बाबू लोग, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, ये तो आप लोग जानते भी होंगे। ये आपका लंबाई हो गया और ये आपका चौड़ाई हो गया, यह भी लंबाई हो गया, यह भी चौड़ाई हो गया। इतना आप लोग जानते होंगे, इसलिए इस पे ज्यादा समय नहीं देना है। इसका बाबू क्षेत्रफल लिख लीजिए। आयत क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है L इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए इसका जब परिमाप की बात करें, परिमाप, तो इसका परिमाप आपका होता है 2 इंटू एल प्लस बी, या अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहां से लिखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आपका हो गया आयत का परिमाप। ठीक है, एक यहां से और आपका फॉर्मूला बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं आयत का विकर्ण। क्या बोलते हैं बाबू, आयत का विकर्ण। अब विकर्ण क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, एक कोना से दूसरे कोना से मिलाने वाला। आपको पड़ोसी नहीं देखना है, सामने सामने देखना है। ठीक है, आप गाना भी पढ़े सुने होंगे, मेरी सामने वाली खिड़की में। चलिए और आगे आप लोग जोड़ लेंगे। चलिए तो यहां से देखेंगे आप, यहां से ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट आपका डायगोनल एसी कहलाएगा। ठीक है, या एक आपका डायगोनल हो गया, कहां से कहां हो गया, बी और डी आपका डायगोनल हो गया। जब आयत का विकर्ण लिखेंगे तो क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया, फिर लिखेंगे विकर्ण। किसका विकर्ण बाबू लोग, आयत का विकर्ण। तो आप लिखेंगे आयत का जो विकर्ण होता है वो आपका होता है √L² प्लस में B²। अगर कोई लोग ये फॉर्मूला भूल भी जाएं, अगर ध्यान देंगे, कोई बच्चे अगर ये फॉर्मूला भूल जाते हैं कि सर आयत का विकर्ण निकालना भूल गए, कोई बात नहीं, आपको फॉर्मूला याद भी नहीं करना है। आप देखेंगे यह एक आपका समकोण त्रिभुज बन रहा है और समकोण त्रिभुज में यह कोण आपका 90 डिग्री है, यह आपका आधार हो गया, यह लंब हो गया, तो कर्ण क्या हो जाएगा, √लंब² प्लस में आधार स्क्वायर। इसलिए याद नहीं करना है, आप लिखेंगे, आप यहां से लिखेंगे √L² प्लस में B²। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हम आपको देखते हैं दूसरा जो आपका है, दूसरा आपको वर्ग। जरा वर्ग के बारे में बात कर ले, स्क्वायर।
स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है वो? जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, या हम लोग ये भी बोल सकते हैं, चलिए ABCD चारों कोण आपका 90 डिग्री का होता है। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। सामने सामना आपका विकर्ण कहलाता है, ये भी सही बात है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप यहाँ से बोलेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का एरिया क्या होता है, अच्छे से आप सभी को पता होगा। इस टॉपिक पे ज्यादा समय हम लोग को नहीं देना है। यानी परिमाप आपका 4a हो जाएगा। चलिए जरा विकर्ण देखें। विकर्ण, चलिए बाबू हमको विकर्ण नहीं पता है कि वर्ग का विकर्ण होता क्या है। मान लीजिए कि आप लोग भी भूल गए कि सर वर्ग का विकर्ण हम मेरे एग्जाम में तो आ रहा था लेकिन ध्यान में नहीं आया, भूल गए। कोई बात नहीं, अगर आप वर्ग का विकर्ण भूल भी जाते हैं तो हम लोग निकालते कैसे ये ध्यान देंगे। यानी आप यहाँ से देखेंगे, आप यहाँ से आपको देखेंगे यह एक समकोण त्रिभुज बना रहा होगा, यह भी a है और यह भी a है। क्या आप यहाँ से बोलेंगे कि a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या आप यहाँ बोलेंगे a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, क्या a स्क्वायर को a बाहर निकाल लेंगे, क्या बच जाएगा √2 × a। और यही तो हम लोग याद करते हैं कि विकर्ण जो होता है वर्ग का वह √2a के बराबर होता है। यानी वर्ग का जो विकर्ण होता है √2a के बराबर होता है। यहां तक सभी को क्लियर हो चुका होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे नंबर 3, यहां आप सभी क्लियर है। चलिए नंबर 3 हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज ये आपका होता है समांतर चतुर्भुज जिसका कोण जो है 90 डिग्री के बराबर नहीं हो और आमने सामने की भुजा बराबर हो। यह आपका हो गया लेंथ, और यह आपका मान लीजिए बाबू यह आपका ऊंचाई है। आपका क्या है बाबू? यह आपका ऊंचाई है। इसको आप ऊंचाई बोलेंगे, इसको आप क्या बोलेंगे? इसको आप ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो गुरुजी आपका चेहरा मेरे विवेक भैया की तरह है, आपका नाम क्या है? लगता है ऐसा तो नहीं इसका जीरोस कॉपी आ गया है क्या? चलिए तो यहां से आपका आ जाएगा, यहां से आपका हो जाएगा इसका जो आपका क्षेत्रफल होगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये आपका हो जाएगा लंबाई गुना ऊंचाई। यानी इसको आप b बोलिए बाबू, इसको b बोलिए, इसको h बोलिए, इसको b बोल दीजिए, इसको h बोलिए। यानी यहां से आप बोलेंगे आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। यहां से आप बोल सकते हैं b × h। b × h आपका होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आगे एक आपका होता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सारे लोगों को फॉर्मूला अच्छे से याद रहना चाहिए। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब बाबू ये होता क्या है? इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो, इस चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर हो। यह ABCD एक समचतुर्भुज है और यह आपका A भुजा का है। यह क्या है बाबू? यह आपका A भुजा का है। ध्यान देंगे कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है यह आपका विकर्ण है। क्या बोलेंगे? 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। ये सब फार्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए इस पर ज्यादा समय नहीं देना है। 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। यहाँ तक बाबू सभी लोगों को क्लियर हो गया है? जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में एक टाइप कर दें, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे। स्पेशल जो आपका डायग्राम है उस पर लोग देखते हैं। एक आपका बचता है समलंब। चलिए भाई उसको क्यों छोड़ दें। क्वेश्चन नंबर 5 मार्क आपका फार्मूला समलंब। अब ये समलंब क्या होता है भाई? समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ध्यान देंगे ये समलंब होता क्या है? आप देखे होंगे एक जोड़ा आपका जो होता है कोई चतुर्भुज का एक जोड़ा आमने सामने की भुजा आपका समानांतर होता है और एक जोड़ा आपका समानांतर नहीं होता है। यानी आप यहां से बोलेंगे
h, ये आपका ऊंचाई है, ये आपका ऊंचाई है। यहां से बोलेंगे 1/2, यहां से बाबू लिखेंगे 1/2 गुना समानांतर भुजा का क्षेत्रफल। सारे लोग बाबू नोट करते चले, फिर बाद में आपको समय नहीं मिलेगा नोट करने का। अब ऐसा नहीं करेंगे कि अभी पढ़ लेते हैं नोट बाद में कर ले, नहीं, आपके पास सफिशिएंट समय मिलता है। आप आसानी से, जो इतना कंफ्यूज हो रहे हैं नीतीश बाबू, आपके सामने जो ये बंदा खड़ा है ये और कोई नहीं है, ये आपके जो अलजेब्रा वाले गुरुजी थे वही गुरुजी आपके सामने अभी आपको मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं, इसलिए चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहां से आप बोलेंगे इसका जो क्षेत्रफल होता है आप लिखेंगे 1/2 गुना समांतर भुजा का योग, 1/2 गुना समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा का योग गुना में ऊंचाई, गुना में ऊंचाई। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना समांतर भुजा का योग गुना ऊंचाई। इतना तक आप लोग बहुत पहले से पढ़ लिए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बाबू, अब हम लोग जरा त्रिभुज की बात करें। अभी आपको यहां से अभी आपको नहीं लिखना है, जरा समझ ले, जरा समझ ले। चलिए, जब बाबू त्रिभुज की बात करें, आप जानते हैं कि कोण के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और भुजा के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। कोण के आधार पे त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं और भुजा के आधार पे त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। अब कोण के आधार आपका हो जाएगा न्यून कोण, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लीजिए कोण 3 और भुजा 3। न्यून कोण, अधिक कोण, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। जब भुजा की बात करें तो आपका होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज और एक आपका होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के त्रिभुज आपका 6 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पे 3 प्रकार के और भुजा के आधार पे आपका क्या हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। हाँ, बिल्कुल, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण। चलिए अब जरा हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल की बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। आप क्लास 9th में पढ़े होंगे हीरोन्स फार्मूला, आप पढ़े होंगे हीरोन्स का सूत्र क्या था। ठीक है, तो हीरोन्स साहब भी एक गणितज्ञ थे, वो अपने नाम पे एक सूत्र दिए थे जिसका नाम आपको अभी बताते हैं जस्ट। पहले आप यहां से लिखेंगे कौन टॉपिक होगा भाई, कौन नंबर होगा, नंबर 6। यहां से लिखेंगे 6 त्रिभुज। सब बाबू काम आने वाला सारा का सारा फार्मूला आपका इस चैप्टर में, इसीलिए बाबू फार्मूला को नहीं भूलना है। अब बाबू त्रिभुज की बात करते हैं। एक कोई त्रिभुज लेते हैं और हमको नहीं पता ये कौन त्रिभुज है, ये मुझे नहीं मालूम कि यह आपका अधिकोण है या फिर समबाहु है या विषम, नहीं पता। आपको 3 साइड दिया हुआ है, आपको ए, बी और सी दिया हुआ है, यानी आप यहां से निकालेंगे अर्ध परिमिति। S बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब कहिएगा गुरुजी हम तो पढ़ के आए हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/2। चलिए 1/2 नहीं, बिल्कुल नहीं बदले हैं। क्या बदले हैं श्याम बाबू, जरा आप बताएंगे आपको क्या चेंजिंग लगा। 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ये तो आपका तब फॉर्मूला होगा बाबू लग जब आपका त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज। जब आपका अगर त्रिभुज हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज, यानी अलग अलग भुजा दिया हुआ रहेगा, कोई एक दूसरे पे समकोण नहीं रहेगा, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में लिखेंगे S बराबर a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 और उसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, लिखेंगे क्षेत्रफल जो होगा वो आपका हो जाएगा रूट अंडर S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी और इंटू S माइनस सी।
ये आपका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बाबू हम लोग तब अप्लाई करेंगे जब आपका त्रिभुज विषमबाहु रहेगा, वरना अगर आपका त्रिभुज समबाहु रहेगा उसका फॉर्मूला अभी हम अलग से बता देते हैं। अगर आपका त्रिभुज समकोण रहेगा उसका फॉर्मूला अभी आपको हम अलग से लिखवा देते हैं। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब आपका त्रिभुज का कोई भुजा आपस में बराबर नहीं हो। और एक बात है, लड़का जैसा लग रहे हैं सर, तो क्या इससे पहले लड़की से लग रहे थे क्या? चलिए, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका मतलब है कि s क्या है, s है तीनों भुजा का योग का आधा। इसको बोलते हैं, s को बोलते हैं अर्ध परिमिति। s को क्या बोलते हैं बाबू, s को हम लोग अर्ध परिमिति बोलते हैं। यहां से हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तब काम आने वाला है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ध्यान देंगे, समबाहु भाई होता क्या है, समबाहु आपका हो गया ABC एक त्रिभुज है, यानी तीनों भुजा आपका आपस में बराबर हो, और यह आपका ऊंचाई हो गया। इसका आपका क्षेत्रफल, आपका क्षेत्रफल होता है, वो आपका होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और भुजा का मान आपको a दिया हुआ है, ये आपका h है। और यहां से आप लिखेंगे कि जो आपका ऊंचाई होता है वो आपका होता है √3/2a। आपका जो ऊंचाई होता है, ये ऊंचाई आपको होगा √3/2a, और आपका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये आपका होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब भी आपके प्रश्न में, जब भी आपके बुक में दिख जाए कि दिया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, तुरंत दिमाग में ये अटैक होना चाहिए कि सर तो बताए थे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना में भुजा स्क्वायर। या अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो आपका ये हो जाएगा √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा वो आपका हो जाएगा √3/2 इंटू भुजा, और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 अपॉन में a स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे और जरा एक चीज देख ले, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज बोलिए या फिर त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं है, समकोण बोलिए या फिर इसको आप त्रिभुजी बोलिए, छोड़िए तो त्रिभुजी बोलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपका होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। चलिए, यहां तक सभी लोगों को शुरू से ही पता होगा कि क्या होता है। ठीक है, क्या होता है आप लोग शुरू से ये चीज जान रहे होंगे कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई आपका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। आपका टॉपिक का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं क्वेश्चन में आपको वृत्त दिखाई देगा, कहीं न कहीं प्रश्न में आपको वृत्त दिखाई देगा, ठीक है। चलिए, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है? जरा बता दें, जल्दी से एक टैप कर दें। यहां तक सभी बच्चे को बातें समझ में आ गई हो, जल्दी एक टैप कर दें। फिर आगे हम लोग देखते हैं, जरा जानते हैं कि वृत्त का क्या क्या होता है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, जरा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आपका नंबर टॉपिक हो जाएगा वृत्त। आपका जो नंबर टॉपिक होगा, नंबर टॉपिक आपका वृत्त हो जाएगा। चलिए, यह आपका वृत्त होता है। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि यह वृत्त होता है,
ठीक है। और वृत्त का एक केंद्र भी होगा, यह भी आप लोग जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। और यह केंद्र है तो यह त्रिज्या है, यह भी आप जानते हैं। और ये पूरा को बोलते हैं व्यास बोलते हैं। तो क्या आप यहां से बोलेंगे कि d बराबर जो होगा वो क्या होगा 2r के बराबर होगा। क्या आप यहां से बोलेंगे कि जो त्रिज्या होगा वो व्यास का आधा होगा, जो त्रिज्या होगा वो व्यास का आधा होगा। यानी हम लोग यहां से बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। आप अभी जो बता रहे थे कि जो रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यह क्या था? यह आपका विषमबाहु का ही था कि जब दिए गए त्रिभुज में एक भी भुजा आपका आपस में बराबर नहीं होगा, उस केस में हम लोग क्या लगा रहे होंगे? उस केस में हम लोग लगाएंगे s का वैल्यू आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 2 और आपका हो जाएगा और आपका हो जाएगा उसका जो एरिया होगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहां तक सभी को क्लियर है। चलिए देखिए, यह आपका वृत्त हो गया और यह आपका त्रिज्या हो गया। क्या यहां से हम लोग बोल सकते हैं जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है और जो व्यास है वो त्रिज्या का क्या होगा? त्रिज्या का दोगुना होगा। ठीक है, चलिए यहां से हम लोग देखते हैं परिधि। वृत्त की परिधि देखते हैं, या परिधि बोलिए या परिमाप बोलिए, दोनों एक ही टर्म है, दोनों अलग अलग टर्म आपका नहीं है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सरकमफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको हम लोग सरकमफेरेंस बोलते हैं। क्या आप जानते हैं कि वृत्त का परिधि क्या होता है? आप लोग अगर जानते हैं तो जरा बताने की कोशिश करें कि वृत्त की परिधि आखिर होता क्या है। क्या होता है वृत्त की परिधि? आप जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि होता है वह 2 पाई r के बराबर होता है। जो वृत्त की परिधि होता है वह 2 पाई r के बराबर होता है, जहां r क्या है आप लिख लेंगे r त्रिज्या है। r क्या है? r त्रिज्या है। और d क्या है? d को आप बोलते हैं व्यास। d को व्यास बोलते हैं, r को त्रिज्या बोलते हैं। हमेशा ये याद रखना है कि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है और त्रिज्या जो होता है वो व्यास का आधा होता है। अभी तो चल ही रहा नहीं बाबू, वो तो ऑफ हो गया, वो तो ऑफ हो गया किरण कुमार सर। अभी तक तरुण सर का क्लास चल ही रहा, नहीं तो वो तो ऑफ हो गया। 1 मिनट बाबू, जरा सा हम चेक कर लें। अभी तक वो क्लास सो ही हो रहा है क्या? नहीं तो ऐसा तो कुछ शो नहीं कर रहा है, ऐसा तो शो नहीं कर रहा है। चलिए, हाँ बिल्कुल 2 पाई r ये हो गया। अब बहुत लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे पाई इंटू डी। अरे भाई उतना फॉर्मूला याद नहीं रखना है, क्यों उतना टेंशन लेना, जब आप जानते हैं कि डी को यदि व्यास में क्या करेंगे 2 से भाग देंगे आपका त्रिज्या हो जाएगा। बहुत लोग क्या पढ़ रहे थे, बहुत लोग ये भी पढ़ते हैं इसका फॉर्मूला होता है या पाई डी। अरे क्या दिक्कत है, यही 2r के बदले में d लिखा गया है, इतना आपको याद नहीं करना है। सिर्फ एक फॉर्मूला याद करिए कि जो वृत्त का जो परिधि होता है वो आपका होता है 2 पाई r। चलिए इसका क्षेत्रफल देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये आपका होता है पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। एक चीज और याद कर लीजिए, जब तक आपके एग्जाम में ये नहीं कहा जाए कि पाई का मान 3.14 लें, तब तक आपको पाई का मान 22/7 ही मानना है। कब तक? जब तक आपके प्रश्न में ये नहीं दिख जाए कि पाई बराबर 3.14 लें, तब तक आपको पाई का मान हमेशा 22/7 ही मानना है, चाहे वो दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे। अगर आपके प्रश्न में ये बात का उल्लेख कर दिया गया हो कि पाई का मान 3.14 रखें, उस केस में ही आप पाई का मान 3.14 रखेंगे। अदरवाइज आपको क्या लेना है, पाई का जो मान होगा वो 22/7 ही लेना है। ठीक है, पाई r स्क्वायर। चलिए अब यहां से आप लोग यहां तक पढ़े होंगे, जल्दी से एक बार आप लोग हमको कमेंट बॉक्स से बता दें कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है, सोच के बताना है। अब ये अर्धवृत्त क्या होता है जरा देखें। ये अर्धवृत्त को बोलते हैं सेमी सर्कल। क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल बोलते हैं।
यह आपका वृत्त है और वृत्त का आधा क्या होगा आपका आधा क्या हो जाएगा, आधा आपका हो जाएगा सेमी सर्कल। अब आप लोग का काम है ये बताने का कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है। जरा देखें आप लोग का कितना मैथ स्ट्रांग है, जरा चेक करते हैं कि अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है। पहले हम लोग क्षेत्रफल की बात कर लें, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का। आप बाबू जानते हैं कि पूरा होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्या इसको 2 से भाग दे देंगे तो क्या आधा का आ जाएगा। 2 से भाग देंगे तो क्या आधा का आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन परिधि में तो लोचा है। अब परिधि में क्या लोचा है जरा देखें। अर्धवृत्त का जब परिधि निकाल रहे होंगे तो ध्यान देंगे, बिल्कुल सही है, प्रिंस कुमार का 100% सही है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब ध्यान दीजिए, यह आपका वृत्त था, यह जो पूरा लेंथ है, यह पूरा लेंथ आपका 2 पाई आर है। यहां से काट दिए तो यह वाला लेंथ आपका पाई आर हो गया। क्या इसको छोड़ दीजिएगा, यह भी तो आपका काउंट होगा। परिमाप जो होगा, परिमाप हर हाल में क्या होगा, परिमाप आपका हर हाल में जो बंद डायग्राम होता है, बंद आकृति होता है, उसी का हम लोग परिमाप बताते हैं। यार इसका मतलब है कि यहां से यहां तो 2 पाई आर का आधा पाई आर हो गया। क्या यहां से बोलेंगे r प्लस r 2r, क्योंकि व्यास भी तो आपका ऐड होगा। यानी हम लोग यहां से बोलेंगे कि जो अर्धवृत्त का परिधि होता है वह क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r। क्या हम लोग यहां से r को कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल r कॉमन आ जाएगा, यानी पाई प्लस 2। यह भी आपका फॉर्मूला हो सकता है। अर्धवृत्त का जो परिधि हो जाएगा वो आपका हो जाएगा r इंटू पाई प्लस 2। हाँ बिल्कुल, r इंटू पाई प्लस 2। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। अब हम लोग कुछ आगे बढ़ते हैं। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल अच्छे से हम लोग समझ के सारे फॉर्मूला को करेंगे, फिर आगे देखेंगे। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्ताकार वलय का क्या क्षेत्रफल होता है। और आप लोग ये बताएं कितने लोगों को पता है कि वृत्ताकार ये वलय होता क्या है। इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ रिंग। आप लोग रिंग समझते होंगे, अंगूठी। अब ये क्या है भाई, बहुत लोगों को यही नहीं पच रहा होगा कि सर जो अंगूठी होता है वह भी तो वृत्त ही है, तो इसको आप वलय क्यों बोल रहे हैं। तो ध्यान देंगे बाबू, ध्यान देंगे, इसको वलय क्यों बोलते हैं। अगर आपका यह एक त्रिभुज है, क्या आपका जो रिंग होता है, रिंग की भी जो कुछ मोटाई होती है, यानी आप देख रहे हैं कि यह जो वाला पार्ट है, यह वाला पार्ट कभी कभी क्या होता है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि आपसे क्वेश्चन अब ये पूछ लेगा कि वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे आपको 2 वृत्त दिख रहा होगा, एक छोटा वृत्त दिख रहा है और एक बड़ा वाला वृत्त दिख रहा है। यानी अगर छोटा वाला का त्रिज्या r है, अभी आप लोग इसको नहीं बनाएंगे, अभी जस्ट बता देते हैं। उनसे पहले इस वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि आपका संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। पहले इसको लिखने से पहले आप लोग लिख लीजिए कि संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है। लिखिए संकेंद्रीय वृत्त, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। एक्स्ट्रा मार्क पे लिखिए संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। इसको आप समझे क्या होता है। इसमें होता है एक ही केंद्र वाले, यानी 2 या 2 से ऐसा वृत्त जिसका एक ही केंद्र हो, 2 या 2 से ऐसा वृत्त जिसका एक ही केंद्र हो, उसे क्या बोलेंगे, उसे हम लोग संकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे, संकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। यहां से लिखेंगे कि एक ही केंद्र वाले
सारे लोग नोट करेंगे। एक ही केंद्र वाले दो या दो से अधिक वृत्त, एक ही केंद्र वाले दो या दो से अधिक वृत्त क्या कहलाता है? संकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। फिर से सुन लेंगे, एक ही केंद्र वाले दो या दो से अधिक वृत्त संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। अब ध्यान देंगे, संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं, संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। चलिए आगे, सारे लोग लिख लिए बाबू। अब हम लोग जरा देखें कि वलय का क्षेत्रफल होता क्या है। एक बड़ा आप वृत्त बनाइए और एक छोटा वृत्त बनाइए, बीच का केंद्र आर है, ये आपका छोटकू सा आर है और बड़ा वृत्त का बड़ा सा आर हो जाएगा, बड़ा वृत्त का बड़ा आर होगा। यानी आप यहां से बोलेंगे कि यह जो एरिया ऑफ रिंग है इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्या अगर बड़े वाले क्षेत्रफल में से अगर छोटका का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो क्या ये एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा? अरे हाँ या ना? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। यदि, फिर से सुनिए, यदि बड़का वाला वृत्त में से ये छोटा वाला वृत्त काट के निकाल देंगे तो क्या अंगूठी बन जाएगा? यही तो आपका छेद अंगूठी होगा और यह वाला पार्ट आपका हो जाएगा वलय। तो यहां से क्या लिखेंगे? यहां से लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, बड़का वृत्त का क्षेत्रफल में से यदि छोटका वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? वलय आ जाएगा। क्या यहां से पाई कॉमन आ गया? तो यहां से लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब बहुत लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, ये फॉर्मूला याद कर लेंगे और फटाफट क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। ध्यान देंगे, इसको हम लोग ऐसे नहीं करते। इसको क्या करते हैं बाबू? आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। आप ये याद रखिएगा, आपका जो नीचे वाला फॉर्मूला है आपको केवल ये याद रखना है, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। कहिए गुरुजी क्या ये वाला याद रखेंगे तो कोई आपको हर्जा है, कोई दिक्कत है? हमको कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत आपको है। आपको क्या दिक्कत है? आपको फालतू गुना करना पड़ेगा। अब गुना कैसे करना पड़ेगा जरा आप लोग खुद देख लीजिए। अगर हम आपको एक क्वेश्चन दें, आपको अब जल्दी इसका आप लोग आंसर बताएंगे, जल्दी फटाफट। एक वृत्त है जिसका आपका त्रिज्या दिया हुआ है, कितना मान ले भाई? चलिए कुछ और मान लेते हैं, कुछ और। 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट रुकते हैं। छोड़िए ना, कुछ ही मानते हैं। इसको मान लेते हैं 88। छोड़िए, जो बड़का है ये आपका दिया हुआ 88, जो छोटका दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर 88 मीटर। आपसे पूछ रहा है कि जरा आप बताएं कि वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। जो बड़ा वाला का त्रिज्या दिया 88, यानी बड़का आर का मान दिया हुआ है 88 और जो छोटू सा मान उसका मान दिया हुआ है 12। पूछ रहा है वलय का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर आप लोग इस फार्मूला पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आप लोग क्या लिखेंगे? आप लोग लिख रहे होंगे कि यह जो पाई का होता है पाई इंटू 88 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर। क्या आप लोग यही लिखेंगे? अब क्या कहिएगा, बैठ के गुना भाग करते रहिए, गुना भाग कीजिए, यानी आप 88 का स्क्वायर कीजिए, 12 स्क्वायर कीजिए, बैठ के दिन रात एक कर दीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप यहां से समझदारी से काम लेंगे, क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 88 प्लस 12 इंटू 88 माइनस 12, यानी आप यहां से बोलेंगे पाई इंटू 88 प्लस 12 100 गुना में 88 माइनस 12 8 माइनस 2 6 8 माइनस 1 7, यानी आप क्या बोलेंगे 7600 पाई मीटर स्क्वायर। आप क्या बोलेंगे 7600 पाई मीटर स्क्वायर। किरण बाबू आपका 176 कैसे हो गया, 88 प्लस 12 आपका 100 होता है, 88 प्लस 12 आपका 100 होता है और यहां से आपका आ गया, हाँ बिल्कुल आपका क्या आ जाएगा 7600 मीटर स्क्वायर आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी 100 गुना में 76। बस
ईमानदारी से काम यही लेना। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए और पूछा जा रहा है, जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में आप छाप देंगे। एक अर्धवृत्त है, आप लोग बाबू जल्दी से बताएंगे। एक अर्धवृत्त है जिसका व्यास दिया हुआ है, एक अर्धवृत्त है और उसका व्यास दिया हुआ है 28 मीटर। पूछ रहा है इसका परिधि क्या होगा। जल्दी, 1 मिनट का समय है और आपको बताना है। एक अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त का जो परिधि जो व्यास दिया हुआ है, यह व्यास है। अर्धवृत्त का व्यास आपको दे रखा है 28 मीटर। पूछ रहा आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा। आप जल्दी से सॉल्व करें, जल्दी। आंसर क्या हो जाएगा। एक अर्धवृत्त है और उसका व्यास दिया हुआ है 28 मीटर। आपसे पूछ रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका परिधि क्या होगा। नहीं बाबू, सुबह क्लास नहीं हुई थी, सुबह क्लास नहीं हुई थी। कल से आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा। सुबह में जो 8 से 9 मेरा समय है, 8 से 9 बाबू यही चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल से 8 से 9 में ही आपका ये चैप्टर होगा, ठीक है। चलिए, इसका 36,000 देख ले, 44 आ रहा है। मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं बाबू, 36, 44 जरा देखते हैं। बाबू अभी आपको बताया है इसका परिधि होता है पाई आर प्लस 2r, ठीक है। पाई हो जाएगा 22/7 गुना आर कितना होगा, आर आपका हो जाएगा 14, चूंकि 28 का आधा कितना होगा 14 प्लस 2r, यानी आपका यहां से हो गया 28, 7 दूना 14, यानी 22 दूना 44 प्लस में 28। ला, का सही नहीं हुआ, एक बच्चा है। ला, निभा का तो 7 आ गया। ये क्या कर दिया आप, ये क्या कर दिए, तो गड़बड़ कर दिए। एक प्रिंस कुमार है जिसका बिल्कुल सही है, पिंटू कुमार का भी गलत है। बाबू गलत हुआ कैसे। आप ये अर्धवृत्त पूछ रहा है, क्या यहां से आप बोलेंगे यह पूरा अगर वृत्त होता इसका परिधि होता 2 पाई आर, लेकिन आधा वृत्त है पाई आर प्लस यह वाला लेंथ 2r, तो पाई आर कितना हो जाएगा 22/7 गुना 14 क्यों हुआ, क्योंकि ये व्यास दिया हुआ है 28, व्यास दिया हुआ 28, आपका आ गया 14। आपका हो जाएगा 22 दूना 44 प्लस में 28, 8 4 12, 4 2 6 1 7, यानी आपका आ गया 72 मीटर। बिल्कुल सही है, 72 मीटर, 72 मीटर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब सभी क्लियर है। चलिए हम अब लिखते हैं त्रिज्यखंड, एरिया ऑफ सेक्टर और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जरा पहले देखें कि यह त्रिज्यखंड होता क्या है, यह त्रिज्यखंड होता क्या है, ठीक है। आप बहुत लोग पढ़े भी होंगे कहीं ना कहीं और बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे। देखते हैं यह त्रिज्यखंड क्या होता है। आप पहले तो एक बना ले वृत्त, पहले आप एक वृत्त बना ले और यह आपका केंद्र हो गया, यह आपका त्रिज्या है और यह भी आपका त्रिज्या है, त्रिज्या है। यानी आप यहां से लिखेंगे ए बी, यह आपका केंद्र ओ है और यह मान लीजिए सी। यानी आप अब वो देख रहे हैं कि त्रिज्या वाला जो पार्ट है, जो आपका त्रिज्या जो है, त्रिज्या इस वृत्त को 2 पार्टों में बांट दिया, यानी त्रिज्यखंड त्रिज्या के द्वारा खंड कर दिया गया।
यानी एक आपको दिख रहा है छोटू सा, इसको बोलेंगे लघु तीर्थखंड, और एक आपका दिख रहा है बड़ा सा, इसको बोलेंगे दीर्घ तीर्थखंड। यहां तक सबको समझ में आ गया। लघु तीर्थखंड और दीर्घ तीर्थखंड। आपका एग्जाम कितने बजे से है? क्या है ये शुभम? क्या है? वृत्त का वाला नहीं बताए सर, क्या है? समझे नहीं बाबू? बाबू समझे नहीं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? लघु, इसको क्या बोलेंगे? लघु तीर्थखंड। लघु तीर्थखंड। तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे दीर्घ, क्या बोलेंगे? दीर्घ तीर्थखंड बोलेंगे। अगर यह दोनों त्रिज्या बराबर है, क्योंकि आप जानते हैं कि वृत्त का त्रिज्या, एग्जाम इसका क्षेत्रफल पूछा है भैया। अगर क्षेत्रफल पूछा है क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर क्षेत्रफल पूछा है तो और आसान है, पाई आर स्क्वायर अपन में 2 कर दीजिए। हम तो क्वेश्चन देख के आपसे नहीं पूछे ना कि आपकी एग्जाम में पूछा गया है, मेरे माइंड में आ गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन दे दिए। वृत्ताकार वाला, क्या वृत्ताकार बाबू? क्या वृत्ताकार? आप जरा बताएंगे क्या वृत्ताकार? और समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि क्या छोड़ दिए। ठीक है, पहले आप पढ़ लीजिए, फिर अगर आपको लगेगा सर कुछ छूट गया है, फिर आप हमको जरूर बताएंगे, फिर हम पूरा करवा देंगे। लेकिन मानिए आपका कुछ भी एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, पूरा कंप्लीट करवा जाए। ध्यान दीजिए, यह आपका हो जाएगा लघु, या आपका जो आपका छोटा दिख रहा है वो हो जाएगा लघु, और जो दिखा बड़ा वो जाएगा दीर्घ तीर्थखंड। ठीक है, अगर यह दोनों त्रिज्या है तो कुछ तो थीटा एंगल पर क्या हो रहा होगा? थीटा एंगल पर कट कर रहा होगा। अब हम लोग फार्मूला बनाते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो वृत्त का क्षेत्रफल होता पाई आर स्क्वायर। अगर यह बीच में कुछ नहीं होता, वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, बाबू वो तो हम आपको करवा ही थे शुभम अभी जस्ट आपको जो हम करवाए हैं वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। तो ये क्या है? ये भाई साहब ये वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल नहीं है। देखिए तो क्या है बाबू, ये वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या है? देखिए तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिए, आर स्क्वायर आर स्क्वायर, यह तो आपके सामने दिख रहा है। ये तो हमको बताइए वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, यही तो आपके सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए ध्यान दिया कीजिए आप लोग क्लास में, आगे देखते रहो। यदि क्या होता तो अच्छा होता, यदि ये सब नहीं होता तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो रहा होता, लेकिन बीच में आ गया ये थीटा। इसका मतलब है कि पूरा पार्ट में से पूरा पार्ट अगर बात करें बाबू, एक बिंदु पर पूरा कितना डिग्री बता कौन? 360 डिग्री। 360 में कितना जगह छेक रहा है ये? थीटा। क्या बोलेंगे? थीटा बटा 360 डिग्री। थीटा बटे 360 डिग्री। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो गुना पाई आर स्क्वायर। क्या करेंगे? गुना पाई आर स्क्वायर, गुना पाई। आप यहां से लिख लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का ये कौन त्रिज्यखंड बाबू? ध्यान देंगे, ओ ए बी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई? यह आपका हो जाएगा थीटा अपॉन 360, या अगर मन करे तो थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, एक ही बात है। बहुत लोग बोलते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पाई आर स्क्वायर थीटा ही लिखिए, पाई आर स्क्वायर आप थीटा ही लिखिए, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 60 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला ये, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा सर अगर ये वाला सिर्फ आप निकालेंगे, अगर ये वाला पूछ लिया तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि दीर्घ वृत्त खंड का दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अरे ये भी तो हो सकता है, उसका भी तो क्षेत्रफल होगा। तो यहां से लिखेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यदि पूरा एरिया में से, पूरा वृत्त के क्षेत्रफल में से ये वाला पार्ट को निकाल के हटा देंगे तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये वाला क्या होगा? पार्ट आपका बच जाएगा। यानी बोलेंगे पूरा एरिया में से पाई आर स्क्वायर में से यदि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस कर देंगे
तो क्या आ जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। वो होगा क्या, वो आपका हो जाएगा ACB। क्या हो जाएगा, AC आपका हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है बाबू। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं बाबू। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे, अगर आपसे इसका परिमाप पूछ ले, इसका अगर परिमाप पूछ ले आपसे, त्रिज्यखंड का अगर आपसे परिमाप पूछे तो क्या होगा, जरा देखें। त्रिज्यखंड के, कोई बात नहीं, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। अब ये चाप क्या होता है ध्यान देंगे, यह जो आप देख रहे हैं AB, यह जो आप AB देख पा रहे हैं, यहां से यहां जो आप देख रहे हैं, यही आपका कहलाता है त्रिज्यखंड का चाप। क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है त्रिज्यखंड का चाप। यानी आप यहां से लिखेंगे कि त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, क्या लिखेंगे, त्रिज्यखंड के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। अगर ये पूरा होता 2πr होता, लेकिन है थीटा का पार्ट ही, तो 2πr थीटा अपॉन में 360 डिग्री, यह आपका फॉर्मूला होता है, यह आपका फॉर्मूला होता है। यह क्या हो गया, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई 2πr थीटा अपॉन में 360 डिग्री। सर मेरे नेटवर्क नहीं, अच्छा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, कंटिन्यू कोई बात नहीं, आप बाद में देख लेंगे, ठीक है। आप क्या ही कर सकती हैं, आप ना आपके बस की बात है न मेरी बस की बात है, यहाँ से कोई एक मंत्र दे और वहां से आपका ये नेटवर्क ठीक हो जाए, ठीक है बाबू। तो यहाँ से आपका हो गया त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई। अगर आपसे एक चीज और पूछ ले, क्या पूछेगा, अगर त्रिज्यखंड का परिमाप पूछे, अगर बाबू आपसे पूछ ले कि ये जो त्रिज्यखंड है उसका परिमाप क्या होगा, तो जरा आप लोग ये बताने की कोशिश करें कि जो त्रिज्यखंड का परिमाप क्या होगा। त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप यहां सब लिखेंगे, त्रिज्यखंड का परिमाप क्या हो जाएगा, जब इसका परिमाप देखेंगे तो आपका यह r है और यह r है, r प्लस r 2r प्लस यह वाला लंबाई क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे 2r प्लस 2πr थीटा अपॉन में 360। यह आपका हो जाएगा त्रिज्यखंड का परिमाप। यह आपका 3 फार्मूला होता है त्रिज्यखंड, इसके अलावा आपका फार्मूला नहीं बनता है। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग करेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आज क्लास बाबू यहीं पे हम लास्ट करते हैं, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे, इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर आपका कल आपका शुरू हो जाएगा आपका प्रश्नावली।